नमस्कार दोस्तों, सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुरेंद्र कुमार धाकड़ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जुड़े हुए थे बर्ड सीरीज को लेकर के। बर्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट हम डिस्कस कर रहे थे और बर्ड ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की थी। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं एक बार वैश्विक संदर्भ में यूरोप की लोकेशन कहाँ है, उसकी लोकेशन को देख लेते हैं एक बार। तो आज कौन सा ऐसा डिस्कस करने वाले हम लोग, तो समझना दोस्तों, जहाँ कैस्पियन सागर से लेकर के और यहाँ तक का ये पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट की बात करने वाले हैं हम लोग। ये कौन सा है? यूरोप है आपका। ये कौन सा महाद्वीप है आपका? यूरोप कॉन्टिनेंट है। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अभी देख लेते हैं हम लोग, हमारा वही पैटर्न है, उसी तरीके से बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो वाटर बॉडी है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके रिलीफ्स की बात करेंगे और फिर इसके बाद में इसके पॉलिटिकल मैप के ऊपर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे कि किस तरह से कौन से उद्योग यहाँ विकसित हैं, या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कौन से खनिज संसाधन पाए जा रहे हैं, या बात करेंगे यहाँ पे किन किन कंट्रियों को किस किस नाम से जाना जा रहा है। वो सारी चीजें देखेंगे जो स्पेशल एस्पेक्ट है यहाँ का। ठीक है, उससे पहले हम लोग पहले वाटर बॉडी की बात कर लेते हैं। देखो, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, ये जो महाद्वीप है, ये तीन ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। कहां से? तीन ओर से दोस्तों क्या है? समुद्र से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है ये। और इस कॉन्टिनेंट को इसलिए तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण ही इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है क्यों? क्योंकि ये तीन ओर से क्या है? समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो देख लेते हैं वाटर बॉडी की कौन कौन से समुद्री क्षेत्र इसके चारों तरफ अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉर्थ में यहाँ पे इसके सबसे उत्तर में जो अपना समुद्री क्षेत्र दिखता है उसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। उसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। इसके सबसे नॉर्थ में दिखेगा आपको। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे है नॉर्थ सी। इसके जस्ट नीचे आएगा आपके पे नॉर्थ सी, यानी कि नॉर्थ सागर। ठीक है, यहाँ इसके बीच वाले पार्ट में यहाँ दिखेगा आपको लेफ्ट साइड में, आपको ये है इंग्लिश चैनल। ये कौन सा? हमारा इंग्लिश चैनल। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा चैनल वर्ड को इधर लग देता हूँ क्योंकि मुझे एक और वाटर बॉडी दिखानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। ये कौन सा? हमारा इंग्लिश चैनल। इधर ये वाला जो समुद्री क्षेत्र है ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। और इसी के पास में अंदर धसा हुआ ऐसा जो खाड़ी का क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है ये कहलाता है बिस्के की खाड़ी। ये कहलाता है बिस्के की खाड़ी। ये कौन सा कहलाएगा आपका? बिस्के की खाड़ी कहलाएगा। इसके नीचे वाला जो समुद्री क्षेत्र दिख रहा है, नीचे जो समुद्री क्षेत्र दिख रहा है, ये है हमारा मेडिटेरियन, मतलब भूमध्य सागर। ये कौन सा? हमारा भूमध्य सागर का क्षेत्र है, ये वाला पूरा नीचे वाला पार्ट। इस भूमध्य सागर वाले पार्ट के अंदर ये उत्तरी पार्ट में जो समुद्री क्षेत्र दिखता है इसको बोलते हैं टेरेनियन सागर। टेरेनियन। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? टेरेनियन सागर। उसके नीचे वाली जो वाटर बॉडी है, मतलब यहाँ का जो समुद्री क्षेत्र है, इसको बोलते हैं आयोनियन सागर या इयोनियन सागर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इयोनियन सागर। इधर अंदर धसा हुआ पार्ट है जो समुद्री क्षेत्र है, इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सी। ये कौन सा? हमारा एड्रियाटिक सागर, ये वाला। इसके पास में ये है हमारा अगला समुद्री क्षेत्र, इसका नाम है एजियन सागर। दोस्तों, आप लोग मैपिंग करते जाइए, ये साथ साथ ही मेरे साथ एटलस के ऊपर मैपिंग करते रहिए, बहुत इजी गोइंग, हाईलाइट करते रहिए इन चीजों को आप। ये कौन सा है? एजियन सागर है। इसी के बाद छोटा समुद्री क्षेत्र दिख रहा होगा यहाँ बीच में आपको, इसका नाम है मरमरा सागर। और ध्यान रखना दोस्तों, पिछली बार जब सीईटी का एग्जाम हुआ था, उस सीईटी एग्जाम में मरमरा सागर के बारे में पूछा गया था कि मरमरा सागर किन सागरों के बीच में स्थित है। तो आपको पता होगा इधर कौन सा है? एजियन सागर। और इधर की तरफ जो समुद्री सागर क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, वो है काला सागर, ब्लैक सी। ये कौन सा है? काला सागर या फिर ब्लैक सी। इसके ऊपर वाली जो वाटर बॉडी है, छोटा सा समुद्री क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अजोब सागर। अजोब। इसको बोलते हैं अजोब सागर। अच्छा, इसके बाहर की तरफ जहां दिखेगा आपको, ये है कैस्पियन सागर।
ये कौन सा आपका, ये है कैस्पियन सागर। और ध्यान रखना दोस्तों, ये कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की क्या है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कौन सी, हमारी कैस्पियन सागर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में प्रायद्वीप और मतलब स्थलखंड आ जाता है। उसके बाद में इधर देखें वाटर बॉडी, तो यहाँ सागर है, इसका नाम है बाल्टिक सागर। ये जो सागरीय क्षेत्र है इसका नाम है बाल्टिक सागर। इसी बाल्टिक सागर के पास में खाड़ी का हिस्सा दिखेगा अंदर, अंदर की तरफ, यहाँ एक देश पड़ता है फिनलैंड, उसी के नाम पे है फिनलैंड की खाड़ी, इसका नाम है फिनलैंड। इसका नाम है फिनलैंड की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ जो खाड़ी का हिस्सा दिख रहा है आपको, समुद्री क्षेत्र दिख रहा है, इसका नाम है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी, क्या दिखा आपको, बोथनिया की खाड़ी। दोस्तों ये वाटर बॉडी आपको यूरोप के अंतर्गत याद रखनी है कि यूरोप के चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडी है, और सबसे ज्यादा वाटर बॉडी का जो हिस्सा दिखता है हमको, वो क्यों दिखता है, कौन से महाद्वीप में दिखता है हमको, सिर्फ यूरोप के अंदर दिखाई देता है। सबसे ज्यादा वाटर बॉडी मिलेगी हमको, सबसे ज्यादा समुद्री हिस्सा दिखेगा, और इसी कारण से यूरोप के अंदर यहाँ तक सागर की जो सागरीय जो तट है वो अंदरूनी हिस्सों तक दिखाई देता है, इसके स्थल खंडों में अंदरूनी भागों तक दिखाई देता है। उसकी वजह से यहाँ पे समुद्री जलमार्ग का क्या हुआ है, सबसे ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं हम लोग, एक बार वापस से रिपीट कर देता आपको। इसके नॉर्थ पार्ट में नॉर्वेजियन सागर है, उसके बाद नॉर्थ सी है, फिर आपका इसके लेफ्ट साइड में अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो इंग्लिश चैनल मिलेगा आपको, इंग्लिश चैनल के बाद अटलांटिक ओशन, उसके बाद आपका बिस्के की खाड़ी, नीचे भूमध्य सागर, आगे टेरेनियन सागर, नीचे इयोनियन सागर, और इसी के ऊपर कौन सा एड्रियाटिक सागर है, फिर एजियन सागर है, उसका मरमरा सागर है, देन ब्लैक सागर, उसका अजूब सागर, आप एक कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, इधर ऊपर देखें तो बाल्टिक सी, बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड सागर दिखेगा अपने को। ठीक है दोस्तों पता होगा आपको रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपका ब्लैक सी और बाल्टिक सागर की बड़ी भूमिका है उसमें। ठीक है, इन दोनों के ऊपर कब्जे की बहुत बड़ी जो अभी बीच में आपको याद होगा युद्ध के टाइम पे कि ब्लैक सागर में कुछ युद्धपोत उतार दिए थे रशिया ने। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो रशिया वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, तब आपको पता चलेगा कि ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मास को, सीधा कनेक्ट करेगा मास को उसको। ठीक है, कैसे करेगा वो बाद में बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, ये हुआ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अलावा दोस्तों इस वाटर बॉडी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें है जल संधियां। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसके अंतर्गत, जल संधियों की बात कर लेते हैं अपन लोग सबसे पहले कि कौन कौन सी जल संधि यहाँ दिखाई दे रही है हमको, स्टेट दिख रही है। तो देखो यहाँ एक जल संधि दिखेगी आपको, मैं जल संधि के सिंबल बना रहा हूं, और इस जल संधि का नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों डोबर। क्या नाम है इसका, डोबर जल संधि। इस जल संधि का नाम क्या है दोस्तों, डोबर जल संधि। और ध्यान रखिएगा ये डोबर जल संधि जो है आपकी, ध्यान रखिएगा क्या, आपका नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है। किसको जोड़ रही है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से। अगर एग्जाम में इंग्लिश चैनल ना दिया हुआ आपके पास में तो क्या करोगे आप, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ेगी तब। कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ कि इंग्लिश चैनल कौन से समुद्री क्षेत्रों को जोड़ता है, तो ध्यान रखना इंग्लिश चैनल जो है वो आपका अटलांटिक ओशन को किससे जोड़ेगा, नॉर्थ सी से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से जोड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नीचे देखो यहाँ इसके दक्षिणी हिस्से के अंदर यहाँ एक जल संधि है जो अपन ने अफ्रीका के अंतर्गत भी डिस्कस की थी, जिसका नाम है जिब्राल्टर, जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और ये जिब्राल्टर जल संधि आपकी याद रखिएगा, आपको कौन सा, अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए, अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ दिए, कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। उसके अलावा ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो महाद्वीप है उसको अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने का काम भी कर रही है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्या कर रही है, अलग करने का काम भी कर रही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो यहाँ पे भी एक जल संधि दिखेगी इस हिस्से पे आपको छोटी सी, उसका नाम है बेनिफिशियो, स्टेट ऑफ बेनिफिशियो। बेनिफिशियो जल संधि, ये कौन सी है दोस्तों, आपको बेनिफिशियो जल संधि है, जो कहां है आपका, भूमध्य सागर को टेरेनियन सागर से जोड़ने का काम कर रही है। बेनिफिशियो जल संधि इन दोनों के बीच में। ऐसे ही आपका देखे जाए
यहाँ पे टेरिनियन सागर और यूनियन सागर के बीच में भी एक जल संधि दिखेगी आपको, और इस जल संधि को मैं थोड़ा सा एरो से निकाल के लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसका नाम है आपका स्टेट ऑफ मसीना, मसीना जल संधि। क्या नाम है? मसीना जल संधि। इसका नाम मसीना जल संधि, ठीक है, जो आपका टेरिनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ने का कार्य कर रही है आपका, ठीक है। ऐसे ही आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में एक जल संधि दिखेगी यहाँ पे, इस हिस्से के अंतर्गत एक जल संधि दिखेगी, और इस जल संधि का नाम है आपकी का, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, नाम ही लिख देता हूँ, इसका नाम है ओट्रेंटो, स्टेट ऑफ ओट्रेंटो, ओट्रेंटो जल संधि। ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी ओट्रेंटो जल संधि, ठीक है। ऐसे ही बात करें एजियन सागर के बीच में कौन सा है? मरमरा सागर और ब्लैक सी, मतलब मरमरा सागर आपका ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ने का काम करेगी। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे भी एक स्टेट पड़ती है, उसका नाम है बास्पोरस स्टेट। कौन सी है हमारी? बास्पोरस, बास्पोरस जल संधि। ये जल संधि भी किसको? आपको मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ेगी। ध्यान रखिएगा, बास्पोरस जल संधि किसके बीच में? मरमरा सागर और ब्लैक सी के बीच में। कौन सी? बास्पोरस जल संधि। उसके अलावा यहाँ अजोब सागर और ब्लैक सी के बीच में जल संधि दिखेगी आपको, उसका नाम है क्रिच, स्टेट ऑफ क्रिच। यहाँ पे होती है, इसका नाम है स्टेट ऑफ क्रिच, क्रिच जल संधि, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी मिलेगी हमको? क्रिच जल संधि। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे भी एक जल संधि दिखती है आपको, यहाँ पे भी इस वाले पार्ट में एक नहर निकाली हुई है, और इसका नाम है कील कैनाल, इसका नाम है कील कैनाल, कील नहर। ये कील नहर भी आपका बाल्टिक ओशन को नॉर्थर्न सी से जोड़ने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। ये आर्टिफिशियल नहर है कील कैनाल, जो नॉर्थ सी को आपका किससे जोड़ेगी? बाल्टिक ओशन से जोड़ने का कार्य करेगी। तो ये जल संधियां भी हमको मेमोराइज रखनी दोस्तों, जल संधियों से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। और सबसे ज्यादा जल संधियां कहाँ देखने को मिलती है? हमको यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले नॉर्थ में डोबर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेनिफिशियो जल संधि, उसका मशीना जल संधि, ओट्रेंटो जल संधि, और बास्पोरस जल संधि, फिर आपकी क्रिच जल संधि, और आगे नॉर्थ पार्ट में कौन सी? एक और कील कैनाल, कील जल संधि, ठीक है। जैसे स्वेज कैनाल पढ़ा था हम लोगों ने आर्टिफिशियल, वैसे ही है आपकी कील कैनाल, ठीक है दोस्तों। ये हुई कौन सी? वाटर बॉडी की बात। आज इसमें हमने कौन सी की है? वाटर बॉडी की बात की हम लोगों ने। अब देख लेते हैं रिलीफ्स की बात, कि यहाँ पे कौन कौन से उच्चावच पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से रिलीफ्स दिखाई दे रहे हैं हमको, इस हिस्से के ऊपर कौन कौन से रिलीफ का पार्ट दिखाई दे रहा है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। कि यहाँ के जो अफ्रीका सॉरी यूरोप का जो स्थल खंड है, यहाँ पे कौन से उच्च भूमि क्षेत्र दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उच्च भूमि क्षेत्रों में दोस्तों। तो यहाँ देखना आप लोग, आपको बहुत आसानी से पता चल रहा होगा कि ये वाला पार्ट जो कलर कॉम्बिनेशन में दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट पूरा उठा हुआ एक पठारी क्षेत्र दिख रहा है अपने को। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इस पूरे हिस्से को कहा जाता है कारपेंटिया का पठार, सॉरी कारपेंटिया आइबेरिया का पठार। इस पूरे हिस्से को कहते हैं आइबेरिया, आइबेरिया का पठार, मतलब आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है पूरा पूरा। इसके उत्तरी पार्ट में, यहाँ पे इस उत्तरी पार्ट के अंदर, यहाँ के ऊपर, यहाँ पे भी आपको एक पठारी क्षेत्र दिखेगा और एक रेंज दिखेगी, इसका नाम है कारपेंटिया। कारपेंटिया नहीं दोस्तों, यहाँ होगी कैंटाबेरियन। यहाँ कौन सी होगी आपकी? कैंटाबेरियन। में कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, कैंटाबेरियन, कैंटाबेरिया, ठीक है, कैंटाबेरिया का पठार, ठीक है, इस क्षेत्र में मिलेगा आपको। यहाँ इसके मध्य पार्ट में, यहाँ मध्य वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला यहाँ पे, यहाँ फ्रांस देश पड़ता है, इसके पास में भी आपको क्या दिखेगी? यहाँ पे उच्च भूमि क्षेत्र दिखेगा, और इस उच्च भूमि क्षेत्र को कहा जाता है आपका पेनाइन। ये क्या है आपका? सॉरी, ये कलर थोड़ा सा गलत लिया है, इसको बोलते हैं प्रेनीस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेनीज कहते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेनीज। ऐसे ही इसकी फ्रांस वाला जो पार्ट है, इसमें भी ये बीच का पठारी क्षेत्र दिखेगा, और इसको कहते हैं सेंट्रल मैसिफ, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैसिफ के नाम से जानते हैं इसको।
इसको किस नाम से जाना है दोस्तों? इसको सेंट्रल मैसिव के नाम से जाना जा रहा है इस वाले पार्ट को। ऐसे ही इसके और अंदरूनी पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी दिखेगी और इसका नाम है आल्प्स पर्वत। क्या नाम है दोस्तों इसका? आल्प्स। मैं एरो ले जाता हूँ नीचे की तरफ ही। इसका नाम है आल्प्स पर्वत। और इसी आल्प्स पर्वत के ऊपर इसका सर्वोच्च शिखर भी है। इसी आल्प्स पर्वत के ऊपर इसी का सर्वोच्च शिखर है और इस सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक, इसके सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है दोस्तों? माउंट ब्लैंक, जो आल्प्स पर्वत का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। अच्छा, इस आल्प्स पर्वत के साथ ही इससे जुड़ा, इसी से संलग्न, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ भी आपको एक क्या मिलेगा? उच्चभूमि क्षेत्र मिलेगा, जिसको बोलते हैं जूरा माउंटेन। जिसको क्या कहते हैं? जूरा पर्वत। इसको बोलते हैं जूरा पर्वत। क्या बोलेंगे दोस्तों? जूरा पर्वत कहेंगे इसको। ये मैं यहाँ की जगह यहाँ भी कुछ उच्चभूमि क्षेत्र आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एरो को आगे ले आता हूँ उसको। इसको बोलते हैं जूरा पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट कौन सा है? जूरा पर्वत। अच्छा, इस जूरा पर्वत के साथ में इसी से संलग्न, इसी से लगा हुआ ये वाला जो पार्ट दिखेगा आपको, इसी से जुड़ा हुआ पार्ट दिखेगा, ये एक जंगल का क्षेत्र दिखेगा और इसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। इसको दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसी के पास वाला एरिया है, इसमें जंगल वाला एरिया है जो जर्मनी के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके नीचे वाले पार्ट में, इसी के नीचे वाले पार्ट में ये इटली वाला सेगमेंट है, यहाँ पे भी आपको उच्चभूमि क्षेत्र देखने को मिलेगा और इसको बोलते हैं एपेनाइन। सॉरी, एपेनाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको ले आने के लिए, मुझे लिखने के लिए नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं कौन सी है? एपेनाइन है, जो कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी आपको? इटली वाले सेगमेंट में देखने को मिलेगी। इसी के पास में जैसे हम एड्रियाटिक सी को पार करके जाते हैं, यहाँ पे भी एक रेंज दिखेगी आपको इस पार्ट में आपको, और इस रेंज का नाम है डिनारिक रेंज। इसका नाम क्या है दोस्तों? डिनारिक रेंज। इसका नाम क्या है दोस्तों? डिनारिक रेंज। इस डिनारिक रेंज के जस्ट पास में ही, इसके थोड़ा सा और हट करके बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक और रेंज, उच्चभूमि क्षेत्र दिखेगा यहाँ पे, और इसको बोलते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, बाल्कन माउंटेन्स। इसको क्या बोलते हैं? बाल्कन माउंटेन्स। बाल्कन उच्च भूमि लिख देता हूं। ठीक है, बाल्कन उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, बाल्कन माउंटेन्स है। यहाँ भी आपको उच्च भूमि क्षेत्र दिखेगा, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, और इसे कहा जाता है दोस्तों कारपेंथिया। इसको कारपेंथिया रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जान रहे हैं दोस्तों? कारपेंथिया रेंज के नाम से इसको जान रहे हैं। इसी के पास में ही आपको पता चलेगा, इसी के पास में जस्ट यहाँ पे भी एक उच्चभूमि क्षेत्र है, जिसको एक जंगल के तौर पे बोहेमियन का पठार कहते हैं। इसको इसको क्या बोलते हैं? बोहेमियन का पठार बोलते हैं इसको। ऊपर ले आता हूं मैं इसको। इसको बोलते हैं बोहेमियन का पठार। ठीक है, ये उच्चभूमि क्षेत्र हुआ दोस्तों। आगे देखें हम लोग, आगे इसके अंदरूनी स्थल खंड पे यहाँ आपको एक और उच्चभूमि क्षेत्र देखने को मिलेगा और एक रेंज दिखेगी आपको। इस रेंज का नाम है कॉकेकस। इसका नाम क्या है दोस्तों? कॉकेकस रेंज। इसका नाम है कॉकेकस श्रेणी,
या रेंज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉकेकस श्रेणी या कॉकेकस रेंज के नाम से जानते हैं। और इसी कॉकेकस रेंज के ऊपर ही इसका सर्वोच्च शिखर मौजूद है और इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो कि क्या है आपका कॉकेकस का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। और याद रखिएगा ये जो माउंट एल्ब्रुस है दोस्तों, ये नॉट ओनली कॉकेकस, उसके अलावा ध्यान रखिएगा ये यूरोप का सर्वोच्च शिखर भी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एल्ब्रुस है आपका। ध्यान रखिएगा जो कॉकेकस रेंज के ऊपर दिखाई देता है हमको, उसको बोलते हैं क्या है, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखें हम लोग इसके पार्ट में सर, इसके पूर्वी हिस्से की तरफ देखें हम लोग, पूर्वी हिस्से की तरफ भी यहाँ भी एक रेंज देखने को मिलती है हमको, ठीक है, इधर भी एक रेंज देखने को मिल रही है हमको। इस रेंज का नाम है दोस्तों, इसका नाम है यूराल माउंटेन, इसका नाम है यूराल पर्वत। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कौन सा है, यूराल पर्वत है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके रिलिफ्स की बात हुई, उच्चभूमि क्षेत्रों की बात हुई। अच्छा बात करें हम लोग, ये यूराल पर्वत जो है, देखो समझना बात को, ये यूराल माउंटेन, उसके साथ में कैस्पियन माउंटेन, सॉरी यूराल माउंटेन और कैस्पियन सागर, और साथ में कौन सा जुड़ता है आपका, कॉकेकस श्रेणी, यूराल पर्वत, इधर कौन सा आपका, ये कौन सा है, कैस्पियन सागर, और ये इधर कौन सा आपका कॉकेकस माउंटेन। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, यूरोप और एशिया की बाउंड्री का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ये तीनों मिलकर के यूरोप और एशिया की क्या करते हैं, बाउंड्री का निर्धारण करते हैं। मतलब यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और कॉकेकस माउंटेन, इसका जो पश्चिमी सॉरी जो पूर्वी पार्ट है वो पश्चिम चला जाएगा, एशिया में चला जाएगा, इधर पश्चिमी हिस्सा कौन सा में रहेगा आपका, यूरोप के अंदर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके नीचे वाला पार्ट किसमें है, एशिया में जाएगा आपका, और इधर वाला पार्ट पूरा किसमें जाएगा आपका, एशिया में जाएगा, जबकि इधर वाला पार्ट किसमें आपका, पूरा पूरा यूरोप के अंदर आएगा। तो यूरोप और एशिया की बाउंड्री का निर्धारण करते हैं, तो वो कौन सा करता है, वो यूराल पर्वत करता है, कैस्पियन सागर करता है और आपका कॉकेकस माउंटेन करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों इसके अंतर्गत। अभी देख लेते हैं यहाँ की नदियों की स्थिति, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियां दिखाई दे रही है इस क्षेत्र के अंतर्गत, उनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं मैप चेंज कर लेता हूँ, ये तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखो दोस्तों पहले हम लोग एक बार लीप्स के देख रहे हैं उनकी लोकेशन कहाँ है, उसके बाद में इनमें कंसेप्ट को जोड़ेंगे बाद में जाकर के हम लोग, कि किस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे यहाँ की जलवायु पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन चीजों का। उसके अलावा देखें तो यहाँ के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो स्पेशली प्रॉपर्टी लेके रखते हैं। फ्रीयर तट की बात करेंगे हम लोग, या डाइक की बात करेंगे, या पोलर लैंड की बात करेंगे हम लोग, घास भूमि क्षेत्रों की बात करेंगे। तो वो उससे पहले उन चीजों को समझने से पहले हमको जरूरी है कि हम पहले रिलीफ्स की बात करें, उच्चावच की बात कर लें यहाँ पे, कि कौन कौन से उच्च भूमि क्षेत्र है या कौन कौन से जो पठारी क्षेत्र है यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको, उनकी बात कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पहले नदियों की बात कर लेते हैं एक बार हम लोग, कि नदियों के अंतर्गत कौन कौन सा हिस्सा हमको दिखाई देता है इसमें। तो नदियों की एक बार बात करते हैं हम लोग। तो देखो नदियों की बात करें, इधर से स्टार्ट करते हैं, वेस्टर्न साइड से हम लोग। तो यहाँ आपको एक नदी दिखेगी, यहाँ से आपको, ये मैं कलर थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ इससे आपको स्पष्ट दिख जाए, रेड कलर से कर लेते हैं नदियों का सेगमेंट। तो देखो नदियों की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपको जो आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरिया का जो पठार है, इस पठारी क्षेत्र से एक नदी निकलते हुए दिखेगी आपको, और वो अटलांटिक ओशन में, इधर कौन सा महासागर आपका, अटलांटिक महासागर, इस अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरेगी, है ना। उस नदी का नाम है टेगस। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है टेगस। कौन सी नदी दोस्तों, टेगस नदी है, जो आइबेरिया के पठार से निकल के कहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है, ठीक है। टेगस के बाद में ऊपर की तरफ से एक और नदी आती है, और इस नदी का नाम है आपकी, का ध्यान रखिएगा, ड्यूरो। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है ड्यूरो। नीचे कौन सी है, टेगस नदी, ऊपर कौन सी है, ड्यूरो नदी। उसी के पास में यहाँ पे भी एक नदी निकलेगी, और इसका नाम है आपकी का मिन्हो। इसका नाम है दोस्तों मिन्हो नदी, ठीक है। इस नदी का नाम कौन सा है, मिन्हो नदी। जो तीनों की तीनों नदियां कहाँ गिरेंगी आपकी, याद रखिएगा आपको, अटलांटिक ओशन के अंदर गिर रही है। इधर से यहाँ से आपको एक नदी जाती दिखेगी, और इस नदी का नाम है एब्रो। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, एब्रो नदी है। ये कौन सी नदी है आपकी, एब्रो नदी है। लेकिन एब्रो नदी कहाँ गिरेगी आपको, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जाकर के गिरेगी। कौन सी नदी, एब्रो नदी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बात करें तो यहाँ से आपको एक नदी दिख रही होगी निकलते हुए,
और इस नदी का नाम है लायर नदी। कौन सी नदी है? लायर है, जो फ्रांस के अंदर दिखेगी आपको, और ये जाकर के कहाँ गिरेगी? बिस्के की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कौन सी? लायर नदी, जो फ्रांस के अंदर से बिस्के की खाड़ी में जाकर के गिरेगी। ऐसे ही यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक नदी दिखेगी, और इस नदी का नाम है, मैं एरो ले जा रहा हूं दूर थोड़ा सा, इस नदी का नाम है सीन। सीन नदी, जिस नदी के तट पे कौन सा बसा हुआ शहर? पेरिस बसा हुआ है। सीन नदी फ्रांस की, ठीक है। ये भी कहाँ है? आपका इंग्लिश चैनल में जाकर गिरेगी। सीन नदी कहाँ गिरेगी? आपकी इंग्लिश चैनल के अंदर जाकर के गिर जाती है, ठीक है। यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट के पास से यहाँ से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी का नाम है राइन। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? राइन नदी। जो सबसे ज्यादा व्यस्त नदी यहाँ की, इसको कोयला नदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे, जब हम नीदरलैंड की बात करेंगे तब बात करेंगे इस नदी की। तो राइन नदी, ध्यान रखिएगा, ये राइन नदी का क्षेत्र है जो उत्तर में जाके नॉर्थन सी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। कौन सी नदी होगी आपकी? राइन नदी। राइन नदी के बाद में दोस्तों यहाँ उत्तरी पार्ट के अंदर आपको और नदियां दिखेंगी। आपको एक नदी का नाम है आपकी, का ध्यान रखना, यहीं पास से यहाँ से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है बेसर, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? इस नदी का नाम है बेसर। क्या नाम है दोस्तों? इस नदी का नाम है बेसर नदी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ के इस पार्ट से होकर के यहाँ से एक और नदी निकलती है, वापस मैं एरो से दिखाता हूं उसको, और इस नदी को बोलते हैं आपके को, बेसर के बाद में आपका एलबी। कौन सी नदी दोस्तों? एलबी नदी है, जो उत्तर में निकलती है। ऐसे ही यहाँ से इस क्षेत्र से एक नदी निकलेगी और बाल्टिक ओशन में जाकर के गिरेगी आपकी, और इस नदी का नाम है ऑर्डर नदी। ऑर्डर। कौन सी नदी दोस्तों? ऑर्डर नदी है। और एक और नदी निकलती है ऑर्डर के बाद में आपका, उसका नाम है विस्तुला। आप लोग हाईलाइट करते जाइए एटलस के ऊपर नदियों को, ध्यान रखना यूरोप की नदियां हैं, ठीक है। ये कौन सी आपकी? विस्तुला नदी है, जो भी कहां गिरेगी? आपकी बाल्टिक ओशन में गिरेगी। ऐसे ही ब्लैक फॉरेस्ट के पास से एक और नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, और वो नदी जाकर के कहा आपकी? ब्लैक सी में जाकर के गिरती है, और इस नदी का नाम है डेन्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों ये वाली। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि यूरोप के 10 देशों से होकर के गुजरेगी। ये जो डेन्यूब नदी है यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है, और कहाँ आपकी 10 देशों से गुजरती है, उसमें भी 5 देशों की कैपिटल से गुजरती है। 10 देशों से और 5 देशों की कैपिटल से गुजरेगी। बाद में बात करेंगे कौन कौन से देशों से गुजरती है, कौन कौन सी कैपिटल से गुजरने वाली नदी है, ठीक है। तो डेन्यूब नदी ध्यान रखिएगा। इस डेन्यूब के साथ में यहाँ पे एक और पड़ेगी आपको नदी, यहाँ उत्तर की तरफ से आते हुए, इस नदी का नाम है नीस्टर। इस नदी का नाम है नीस्टर नदी। अच्छा, इस नीस्टर के साथ में यहाँ इसके पास से ही एक और नदी आती है, उसका नाम है नीपर। उसका नाम क्या है? नीपर, ठीक है। नीस्टर, नीस्टर के बाद में कौन सी आएगी आपकी? नीपर नदी आती है। इधर देखो अजोब सी के पास में यहाँ पे एक और नदी आती है, यहाँ पे आकर के, और इस नदी का नाम है डॉन। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? डॉन नदी, ठीक है। डॉन नदी के साथ में यहाँ से ऊपर से नॉर्थन पार्ट से होते हुए एक और नदी आती है निकल के, और वो भी कहाँ गिरती है आपकी? जाकर के अजोब सी में गिरती है, और इसका नाम है बोलगा। इस नदी का नाम है बोलगा। इस रिवर का नाम क्या है दोस्तों? बोलगा। और इस पे एक इंपॉर्टेंट बात पे बोलगा पे, तो याद रखिएगा, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की क्या है? सबसे लंबी नदी है। लेकिन वर्तमान में बोलगा और जो डॉन नदी है, उनके दोनों का जो प्रवाह क्षेत्र है, बीच वाले जो क्षेत्र है, वहां से क्या हुआ है? इन दोनों नदियों को एक साथ मिला दिया गया है। मतलब वहां से क्या हुआ है? नहर खोद करके दोनों नदियों के पानी को एक साथ ही कंबाइन कर दिया गया है, जिससे कि इसके अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण किया जाए। इसमें क्या हुआ? जलमार्ग का निर्माण किया जा सके, इसके लिए क्या किया? डॉन और वर्तमान में बोलगा नदी को एक साथ मिला दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और नदी निकलती है, इधर नॉर्थ पार्ट से ही, ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से आती है, जो कैस्पियन में गिरती है, और उसका नाम है आपके यूराल नदी। कौन सी है? यूराल नदी।
इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यूराल नदी यूराल पर्वत के सारे उतरती है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये सारी क्या है, नदियां हैं, ये यूरोप के अंदर अपने को दिखाई देती है, ठीक है। नॉर्थ पार्ट से कौन सी नदी कहाँ गिर रही है, मैंने बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए सारी नदियां बनाई है आपकी। अच्छा यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और नदी है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एड्रियाटिक सी के अंदर गिरती है, जिसका नाम है पो। इस नदी का नाम क्या है, पो नदी, ठीक है। इटली की गंगा कहते हैं, चावल उत्पादक क्षेत्र है इसका, जो दोआब वाला क्षेत्र है वो चावल उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है, आपके पे ध्यान रखिएगा आप लोग, पो नदी को इटली की गंगा ही कहते हैं। और यहाँ पे इटली जो बसा हुआ है, इटली का जो शहर है रोम, वो आपका एक और नदी पे बसा हुआ है, और इस नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा आप लोग, उसका नाम है आपका टाइबर। कौन सी नदी है, टाइबर नदी पे क्या बसा हुआ है आपका, रोम शहर बसा हुआ है इटली का। ये टाइबर नदी भी कहाँ दिखेगा आपको, इसी जगह दिखाई देगी आपको, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये अभी तक मैंने जो बात की आपसे, अभी तक मैंने एक सिंपल सी बात की आप लोगों से। मैंने सबसे पहले वाटर बॉडी की बात की थी कि कौन कौन सी वाटर बॉडी चारों तरफ दिखाई दे रही है, उसमें कौन कौन सी जलसंधियां दिखाई दे रही है हमको। उस जलसंधियों के बाद में हमने बात की थी, इसमें रिलिप्स की बात की थी, उच्चावच क्षेत्र की बात की थी हम लोगों ने, जिसमें कैंटाबेरिया, आइबेरिया, प्रेनीज, सेंट्रल में से, उसके अलावा आपका आल्प्स पर्वत वगैरह सबकी की बात की थी, जूरा माउंटेन वगैरह की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह, बोहेमियन वगैरह सभी की बात कर चुके हैं हम लोग, कॉकेकस, यूराल पर्वत, उन सब की बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इन सब की बात की है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं और बात करूँ आपको इसमें इटली के अंतर्गत, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इटली के पास में यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, इसका नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे इसके बारे में डिस्कस, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहलाता है, उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे और भी ज्वालामुखी है, सिसिली वगैरह, इस आइलैंड्स के ऊपर, उन सब की बात करनी है हमको। लेकिन दोस्तों अभी तक के लिए जो हमने पढ़ा है उसको एक बार प्लीज आप लोग मैपिंग कर लीजिएगा, जिसमें नदी का सेगमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी आय का जो सेगमेंट है, इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे देखेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले अलग अलग स्पेसिफिसिटी देखेंगे, जैसे कि फियर्ड तट की बात करेंगे। फियर्ड तट कहाँ है, यहाँ पे जो नॉर्वे का कटापटा तट दिखता है फियर्ड है, किस प्रकार निर्माण होता है इसका, कौन सा फियर्ड सबसे बड़ा है विश्व का, उसकी बात करेंगे। पोलर लैंड की बात करेंगे, नीदरलैंड के अंतर्गत अपन लोग, इसी के अंतर्गत बात करेंगे हम लोग। यहाँ की क्लाइमेट में घास के मैदानों की बात करेंगे, यहाँ की क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस है, कौन से क्षेत्र में कौन सी क्लाइमेट का इफेक्ट आ रहा है, उसकी बात करेंगे हम लोग। ये भी बात करने वाले हम लोग कि यहाँ के जो अलग अलग देशों में घास के मैदान है वो अलग अलग किस नाम से जाने जा रहे हैं, उनकी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद में कंट्रीज की जब पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे, तो कंट्रियों में ये भी देखेंगे किन किन कंट्रियों को कंबाइंड रूप से किस नाम से जाना जाता है, उसकी भी बात करने वाले हम लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में आय का सेगमेंट फिर से डिस्कस करने वाले हम लोग। बस तब तक के लिए आप मैपिंग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग।